यह पिछले पार्ट का दूसरा भाग है। यह भाग वहीं से शुरू होती है जहां पिछले पार्ट का अंत हुआ था। स्टॉर्मविंड माउंटेन उम्ब्रा रियल्म के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक बहुत ही विशाल पहाड़ था। इतनी ऊंचाई थी कि दूर से देखने पर इसका सिर्फ निचला हिस्सा ही दिखता था। ऊपर का पूरा भाग घने यिन बादलों से ढका हुआ था। ये पूरा पहाड़ काले बंजर पत्थरों से बना था और उस पर एक भी पेड़ पौधा नहीं उगता था। इसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और इसके चारों ओर बेहद तेज और ठंडी यिन हवाएं चलती थीं। अगर कोई आम इंसान इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता तो वो बस एक और काली बर्फ की मूर्ति बनकर वहीं का हिस्सा बन जाता। इस पहाड़ की भयानक हालत की वजह से इसका माहौल भी डरावना और मनहूस सा हो गया था। ऊपर से बिजली की गरज, नीचे से हवाओं की चीख और उड़ती हुई धूल और पत्थर। ऐसा लगता था जैसे ये इलाका भूतिया हो। ऐसे जगहों पर जहाँ पर अम्बराछी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ आमतौर पर ताकतवर अम्बरा बीस्ट्स रहते हैं। तो ये भी स्वाभाविक था कि स्टॉर्मविंड माउंटेन के पास कई भयानक डीमन बीस्ट्स ने अपना इलाका बना रखा था। लेकिन आज वहाँ कुछ ऐसे मेहमान पहुंचे थे जो आमंत्रित नहीं थे। 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक विशाल बीस्ट का शव एक तेज चांदी जैसी रोशनी के साथ जमीन पर गिरा। अगले ही पल वो शव सिकुड़ गया और वो चांदी की रोशनी काले छी को समेटते हुए दूर उड़ गई। तभी आसमान में एक जोरदार, धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। भारी कदमों की आवाज के साथ एक 30 मीटर ऊंचा सिल्वर रंग का एप उस अम्बरा बीस्ट के शव के पास दिखाई दिया। उसकी शक्ल डरावनी और क्रूर थी और उसकी हर हरकत में जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन उस एप की पीठ पर हान ली और मेइनिंग बैठे हुए थे। हान ली ने उस शव पर नजर डाली और फिर एप से नीचे छलांग लगाकर सीधे उस जानवर की खोपड़ी पर उतर गया। जैसे ही हान ली की जमीन पर लैंडिंग हुई, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और बीस्ट की खोपड़ी एक झटके में फट गई। लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। हान ली थोड़ा निराश दिखा, लेकिन फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। अब तक हनली के पास 100 से ज्यादा अम्ब्रा बीस्ट जेम्स जमा हो चुके थे। उसे पता था कि कम रैंक वाले अम्ब्रा बीस्ट से जेम मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन उसके पास हर एक को मारने का समय नहीं था। उसे अगली स्पेशल टीयर के आने से पहले स्टॉर्मविंड माउंटेन की चोटी पर पहुंचना ही था। मेनिंग भी उस विशाल एप के कंधे से नीचे कूद पड़ी। अगले ही पल वो एप चांदी की रोशनी में चमका और सिकुड़कर सिर्फ 1 फुट का छोटा जानवर बन गया। हान ली ने वीपिंग सोल बीस्ट की इस रूपांतरण को देखा और मुस्कुरा दिया। जब वो रेड सॉइल विलेज से निकला था तो उसने वीपिंग सोल बीस्ट को कई अलग अलग जगहों पर लेकर गया और बहुत से ताकतवर अम्ब्रा बीस्ट्स का सफाया किया। ढेर सारी अम्ब्रा बीस्ट सोल एसेंस को सोखने के बाद वीपिंग सोल बीस्ट ने अचानक एक विशाल एप में बदलने की ताकत हासिल कर ली थी और कुछ समय बाद उसका फर भी चमकदार सिल्वर हो गया। हन ली के लिए ये बदलाव बहुत चौंकाने वाला था। युएन याओ ने जो स्लिप उसे दी थी उसमें लिखा था कि वीपिंग सोल बीस्ट को खुद को बड़ा करने की कोई शक्ति नहीं होती और जब ये इवॉल्व करता है तो उसका फर काला हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। शायद ये बदलाव दो खास वजहों से हुआ। एक तो वो सोल एसेंस जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, और दूसरा ये कि ये बीस्ट पूरी तरह रिफाइन भी नहीं हुआ था। ये बदलाव किसी लेजेंडरी वेरिएंट बीस्ट जितना चमत्कारी नहीं था, लेकिन ऐसा रूपांतरण हन ली ने पहली बार देखा था। भले ही उसे ये न पता हो कि ये बदलाव असली वीपिंग सोल बीस्ट से ज्यादा ताकतवर है या नहीं, लेकिन वो इस बदलाव से बहुत संतुष्ट था। वैसे भी असली वीपिंग सोल बीस्ट को रिफाइन करने की जो विधि थी वो बहुत ही हिंसक और खून खराबे वाली थी। हान ली भले ही नरम दिल न हो, लेकिन उस विधि से उसे रिफाइन करना उसके लिए भी मुश्किल होता। इतने में वीपिंग सोल बीस्ट चांदी और सफेद रोशनी में चमकता हुआ हान ली की बाह में मौजूद कपड़े की आस्तीन में घुस गया और अंदर से गहरी नींद की सांसें सुनाई देने लगीं। हान ली हल्का मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने स्टॉर्मविंड माउंटेन की तरफ देखा उसका चेहरा गंभीर हो गया। अभी जो अम्ब्रा बीस्ट मारा गया था वो इस इलाके का आखिरी विशाल बीस्ट था। अब उनके सामने चढ़ाई में कोई रुकावट नहीं थी। हान ली ने दूर उस पहाड़ को गौर से देखा और धीमी आवाज में बोला, चलो, अगली स्पेशल टीयर के प्रकट होने से पहले हमें इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही जाना चाहिए, वरना हमें यहाँ पर और कई महीने अटकना पड़ेगा। मेइनिंग ने सहमति में कहा, बिल्कुल, यहाँ के लोगों के अनुसार अगली स्पेशल टीयर 2 हफ्तों में खुलेगी। अगर हमने उसे मिस कर दिया तो अगली के लिए आधा साल इंतजार करना पड़ेगा। हान ली ने हल्की मुस्कान दी और पहाड़ की ओर चल पड़ा। 15 मिनट बाद वो दोनों स्टॉर्मविंड माउंटेन के तल पर खड़े थे। दूर से देखने पर तो ये पहाड़ बस एक काले पत्थर जैसा लगता था, लेकिन पास जाकर खड़े होने पर इसकी भव्यता देखकर वो दोनों हैरान रह गए। आसपास कोई दूसरा पहाड़ नहीं था, बस अकेला एक ही पहाड़ जो आसमान छूता हुआ बिल्कुल सीधा खड़ा था। हन ली ने तुरंत चढ़ना शुरू नहीं किया। पहले उसने मेनिंग से चर्चा की कि किस तरह इस विशाल पहाड़ पर चढ़ना सही रहेगा। कुछ ही देर बाद दोनों काले धब्बों जैसे दिखने लगे जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए ओझल हो गए।
पहली 4 किलोमीटर की चढ़ाई उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रही, लेकिन उसके बाद यिन हवाएं और भी ज़्यादा तेज़ और ठंडी हो गईं। हन ली और मेनिंग ने अपने ऊपर आग तत्व वाले बीस्ट हाइट से बने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उनकी त्वचा कट रही थी और चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। अगर वो आम इंसान होते तो अब तक बर्फ बन चुके होते। 100 मीटर और चढ़ने के बाद हान ली रुक गया। उसने कुछ देर गंभीर होकर सोचा, फिर अपनी जेब से एक मुट्ठी के आकार का सफ़ेद जेम निकाला। वो जेम हल्की सफ़ेद रोशनी छोड़ने लगा, जो जल्दी ही दोनों को ढकने लगी। अब यिन हवाएं उस रोशनी से टकराकर कमज़ोर हो गईं और वो दोबारा आगे चढ़ने लगे। उनके कपड़े अब भी बर्फीली हवा को झेल रहे थे, लेकिन पहले से बेहतर हालत में। धीरे धीरे जमीन पर बर्फ जम गई और रास्ता फिसलन भरा हो गया, जिससे उनका चढ़ना और भी मुश्किल हो गया। उनकी सांसें अब साफ दिखाई देने लगी थीं और सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। मेइनिंग का चेहरा तो पूरी तरह से लाल हो गया था और वो हाँफ रही थी। कितना वक्त बीता पता ही नहीं चला। दोनों आगे बढ़ते गए और फिर एक चमकते काले बर्फ से बने खतरनाक हिस्से पर पहुंच गए। जरा सी भी चूक होती तो आदमी सीधा नीचे गिरकर खत्म हो जाता। रास्ते में दोनों ने हाथों में मोटे स्केल जैसे दस्ताने पहन लिए थे, लेकिन उसके बावजूद चढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही थी। कई बार तो पकड़ ही छूट जाती थी। हनली ने ऊपर उस चमकदार खड़ी चट्टान को देखा और लंबी सांस ली। फिर उसने अपने पास खड़ी मेनिंग की थकी हुई हालत को देखते हुए कहा, चलो थोड़ी देर उस चट्टान के नीचे रुकते हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे तो फिर से चढ़ाई शुरू करेंगे। भले ही मेनिंग कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन हन ली ने समझ लिया था कि उसकी हालत अब और चढ़ने लायक नहीं है। अगर वो इसी हालत में आगे बढ़ी तो खतरा हो सकता था। मेनिंग ने लंबी सांस लेते हुए सिर हिलाया और थकान भरी मुस्कान दी। जिस क्लिफ की हन ली बात कर रहा था वो एक अंदर की ओर झुका हुआ पत्थर का हिस्सा था। इतनी मुश्किल में इस तरह की जगह मिलना किस्मत से कम नहीं था और दोनों जल्दी से वहां चले गए। बाहर धुंध और ठंडी हवाएं चल रही थीं। हन ली ने एहतियात से अपनी कलाई पर पहनी एक माला से एक छोटी सी मोती जैसी चीज निकाली और उसे एक्टिवेट किया। उस पर्ल से हल्की नीली रोशनी निकली, जिसने धुंध को पास आने से रोक दिया। लेकिन वो धुंध वहीं आस पास मंडराती रही, जैसे मौका मिलते ही फिर से अंदर घुसने का इंतजार कर रही हो। मेइनिंग ने उस धुंध की ओर देखा और बोली, अगर ब्रदर हन की मेट्रन स्क्रीन पर्ल न होती तो हम शायद इस अजीब फॉग और यिन हवाओं से बच ही नहीं पाते। हान ली मुस्कुराने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। मेइनिंग ये देखकर चौंक गई और चुपचाप खड़ी हो गई। हान ली ने शांत स्वर में कहा, सावधान रहो, कोई हमारी तरफ इस फॉग के अंदर से आ रहा है। और फिर एक नीली चमक के साथ उसकी हथेली में एक छोटा सा नीला डैगर प्रकट हो गया। वो बिना कुछ बोले फॉग की तरफ घूरता रहा। मेइनिंग को हान ली की बातों पर पूरा भरोसा था। वो तुरंत कुछ कदम पीछे हटी और बाहर की तरफ डर और सतर्कता से देखने लगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेनिंग ने पास आती धीमी और भारी कदमों की आवाज सुनी। उसने घबराकर हान ली की तरफ देखा, जिसने उसकी नजरें महसूस कर लीं और हल्के से मुस्कुराया। मेजिनिंग अनजाने में ही थोड़ी शर्मा गई और जल्दी से अपनी नजरें हान ली से हटा लीं, लेकिन उसके मन को थोड़ी राहत भी मिली। जैसे जैसे कदमों की आवाज और साफ हुई, हान ली को दो लोगों की हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी, जिससे वह थोड़ा चौंक गया। हान ली की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में हल्की सी मारक नियत चमकी। अचानक घना कोहरा हटने लगा और सामने एक नौजवान दिखा जो सीना तानकर चल रहा था। उसके चेहरे पर नफासत झलक रही थी और उसकी कमर पर बंधी जेड की पट्टी हल्की सफेद रोशनी से चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने हान ली को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वो चौंक कर चिल्लाया, तू? ये शख्स था आर्च सेंट सिक्स पाथ्स का शिष्य वेंथियनरेन। हान ली ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, हाँ मैं ही हूँ, अब तू चैन से मर सकता है। और फिर नीले रंग की रोशनी के साथ हान ली ने अपना खंजर सीधा वेंथियनरेन के सीने की तरफ फेंका। पेंग! खंजर किसी धातु से टकराया हो जैसे वहीं रुक गया। उसके फटे हुए कपड़ों के नीचे से हल्की सी हरी रोशनी चमकी। इनर आर्मर? हान ली थोड़ा हैरान हुआ कि उसका वार बेअसर रहा, लेकिन उसने एक नाक मुंह सिकोड़कर दूसरा वार किया। इस बार खंजर सीधे वेंथियनरेन के गले की तरफ फेंका। अब वेंथियनरेन सतर्क हो गया था। उसने तेजी से अपने शरीर को हिलाया और धुंध में गायब हो गया। उसकी हरकतों में फुर्ती साफ दिख रही थी। हान ली ने उसे भागते देखा, लेकिन खुद अपनी जगह से हिला भी नहीं। बस उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। वेंथियनरेन ने मुड़कर हान ली के चेहरे के भाव देखे तो उसका दिल बैठ गया। वो जैसे ही पलटा, उसकी गर्दन के पीछे से बर्फीली हवा की एक सिहरन गुजरी और फिर एक ठंडक का एहसास हुआ। वही खंजर उसकी गर्दन में धंसा हुआ था। खंजर के हत्थे से एक पारदर्शी धागा जुड़ा था, किसी जानवर की नस जैसा। वेंथियनरेन की लाश से खून बहने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे आखिरी वक्त तक यकीन नहीं कर पाया हो कि उसकी मौत ऐसे होगी। हान ली ने अपनी उंगली से उस खींचे हुए धागे को खींचा और खंजर तुरंत उसकी हथेली में लौट आया। इसके बाद उसने ध्यान से उस घने कोहरे की तरफ देखा और उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। फिर धीरे धीरे कोहरे से एक पतली सी परछाई बाहर आई। एक खूबसूरत औरत जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उस औरत ने हान ली की तरफ एक मीठी मुस्कान फेंकी और बोली, ब्रदर हान,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। जिलिंग! हान ली ने शांत भाव से सिर हिलाया और अपने दोनों खंजरों को अपने कपड़ों की आस्तीनों में छुपा लिया। हान ली पहले ही जान चुका था कि जीलिंग की शक्ल काफी बदल गई थी। जब वो गोल्डन फ्लेम्स में फंसा था, तब उसने जीलिंग और वेन थियानरन की बातचीत से उसकी असली पहचान जान ली थी। और जब हान ली ने उसकी असली शक्ल देखी, तो वह मान गया कि जीलिंग का स्कैटर्ड स्टार सीज की सबसे खूबसूरत महिलाओं में नाम होना जायज था। यहाँ तक कि युआन याओ की अद्भुत सुंदरता भी जीलिंग के सामने थोड़ी फीकी लग रही थी। जीलिंग ने नीचे पड़े हुए शव की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद को टॉप कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर कहने वाला यंग मास्टर वैन इस तरह से मारा जाएगा। अगर यह बात किसी को बताई जाए तो शायद ही कोई माने। हान ली ने शांति से कहा, जब वो यहाँ मिला तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। और फिर वो वैन थियनरन की लाश के पास गया और उसका स्टोरेज पाउच बिना हिचक लिए उठा लिया। साथ ही उसकी कमर पर बंधी जेड क्लाउड बेल्ट को भी उत्सुकता से देखा। जीलिंग ने मुस्कुराते हुए बताया, ये 4 सेलेस्टियल्स बेल्ट है। इसमें 4 अनोखे रत्न जड़े होते हैं जो विंड, फायर, वाटर और अर्थ से बचाते हैं। साथ ही ये दिमाग को शांत भी रखते हैं। वाकई ये एक अनमोल खजाना है। इसी की वजह से वह इस जगह पर बिना दिक्कत घूम रहा था। 4 सेलेस्टियल्स बेल्ट, इस वक्त तो ये बहुत काम की चीज है। थोड़ा सोचकर हान ली ने उसे भी उठा लिया। फिर उसने शव की ओर तलाशी ली और एक गहरे हरे रंग का इनर आर्मर और कुछ और खजाने निकाले। ब्रदर हान, ये फ्री कल्टीवेटर कौन है? जीलिंग की चमकती नजरें अब मे निंग की तरफ मुड़ गईं। हान ली ने शांत भाव से जवाब दिया, ये लेडी मे हैं। ये मेरे साथ ही टेलीपोर्ट हुई थीं। ओह लेडी मे! मे निंग थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें जीलिंग पर टिकी रहीं। जीलिंग सच में अपनी शोहरत के लायक थी। यहाँ तक कि मेनिंग भी उसकी खूबसूरती में थोड़ी देर के लिए खो सी गई। उसके मन में खुद ब खुद हान ली और जीलिंग के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे। जीलिंग ने मेनिंग की तरफ हल्के से मुस्कुराकर देखा और हान ली से थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोली, फ्री कल्टीवेटर हन, उस दिन मदद न करने के लिए कृपया मुझे माफ करें। उस समय हान ली ने बात बीच में काटते हुए हल्के से हाथ हिलाकर कहा, जीलिंग को इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम वैन तियानरन के साथ क्यों थीं, लेकिन मैंने साफ देखा था कि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती थीं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने घाटी में मेरी साथी के खिलाफ कुछ भी करने से इनकार कर दिया था। हान ली का गुस्से में न होना देखकर जीलिंग ने चैन की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, चूंकि ब्रदर हान ने मेरी मजबूरी को समझ लिया, तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन क्या मैं आप दोनों के साथ चल सकती हूँ? बिल्कुल। जब तुम आधा रास्ता चल ही चुकी हो तो अब लौटने का कोई फायदा नहीं। अब तक आ ही गई हो तो पीछे जाने में क्या रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर हान। जी लिंग की नमसी आंखें चमकने लगीं, जैसे उसकी खूबसूरती उस पल चरम पर पहुंच गई हो। थोड़ी ही देर में तीनों धुंध में गुम हो गए और पीछे रह गई सिर्फ वैन थियनरन की बर्फ में ढकी लाश। इसी समय एक गुफा के अंदर कुछ अजीब घट रहा था। एक बेहद खूबसूरत औरत जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और उसके सामने एक धुंधली आत्मा थी जो काले धुएं से घिरी हुई थी। वो आत्मा भी उसी मुद्रा में बैठी हुई थी। हालांकि उसका रूप धुंधला था, लेकिन वह एक जवान औरत जैसा लग रहा था। जूनियर मार्शल सिस्टर, क्या तुमने सच में यिन यांग रेवोल्यूशंस आर्ट्स मेरे साथ कल्टीवेट करने का फैसला कर लिया है? ये कोई समझदारी भरा फैसला नहीं लगता। एक अनजानी महिला की आवाज गूंजी। सीनियर मार्शल सिस्टर यान को तो पता ही है कि मेरी ओरिजिनल कोर सोल राइज टेक्निक के कारण टूट चुकी है और इस वजह से मेरा कल्टीवेशन का रास्ता लगभग खत्म हो गया था। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सोल राइज टेक्निक उस भूतिया मिस्ट की वजह से अधूरी रह गई। आपकी सोल अब इतनी कंडेंस्ड हो चुकी है कि अब आप कोई शरीर नहीं पा सकती। लेकिन एक उम्मीद अब भी है। इस जगह की डेंस अम्ब्राची गोस्ट दाव टेक्निक्स के लिए बेहद फायदेमंद है। यिन यांग रेवोल्यूशन आर्ट्स इंसान और आत्मा की जोड़ी से बनने वाली कल्टीवेशन टेक्निक है। इस जगह की अम्ब्रा छी की मदद से न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि मैं भी शायद दोबारा कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच सकूं। यहां तक कि नेसेंट सोल स्टेज तक जाना भी मुमकिन होगा। युआन याओ ने पूरी गंभीरता से कहा। अगर ऐसा है तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, इस टेक्निक का असर जितना जबरदस्त है, इसका बैकलैश भी उतना ही खतरनाक होगा। तुम पुनर्जन्म का अधिकार खो दोगी। सोच लो, यही वजह है कि एजर यांग सेक्ट में होते हुए भी इस टेक्निक को कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आत्मा ने कुछ उदासी से कहा। सीनियर मार्शल सिस्टर को अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब कोई पछतावा नहीं होगा। युआन याओ के चेहरे पर एक सख्त और ठोस इरादा झलक रहा था। ठीक है, जब तुमने तय कर लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। चलो यिन यांग रेवोल्यूशंस आर्ट को कल्टीवेट करते हैं। ये कहकर आत्मा ने अपनी 2 काली धुएं सी बाहें फैलाईं। युआन याओ ने बिना झिझके अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उनका संपर्क हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर कल्टीवेशन की राह पकड़ ली। स्टॉर्मविंड माउंटेन की एक समतल चोटी पर एक 40 मीटर से भी ऊंचा चमचमाता सिल्वर रंग का विशालकाय बंदर खड़ा था। वो अपने सीने पर घूंसे मार रहा था
और उसकी पीठ पर हान ली, मेइनिंग और जीलिंग बैठे थे। हान ली आसमान की तरफ गहरी नजरों से चुपचाप देख रहा था, जबकि दोनों लड़कियों के चेहरे पर हल्की घबराहट थी और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उनके ऊपर 1000 से भी ज्यादा अम्ब्रा बीस्ट्स मंडरा रहे थे। कुछ 20 मीटर लंबे थे तो कुछ सिर्फ 1 फुट के, लेकिन सबके शरीर की पसलियों के बीचों बीच पंख निकले हुए थे। चाहे उनका आकार कुछ भी हो, सबके चेहरे बेहद डरावने और खूंखार थे। मगर इन उड़ने वाले अम्ब्रा बीस्ट्स को वीपिंग सोल बीस्ट के भयानक रूप का डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बस ऊपर ऊपर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हान ली को बेचैनी महसूस हो रही थी। इन अम्ब्रा बीस्ट्स की आंखों में जो लालच दिख रहा था, उसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि वे कब तक खुद को रोक पाएंगे। हान ली मन ही मन उस मोटे बूढ़े शख्स को कोस रहा था जिसने उसे इस पहाड़ की जानकारी दी थी। उसने यह तो कहा था कि यहाँ उड़ने वाले अम्ब्रा बीस्ट्स हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में होंगे, इसका तो जिक्र तक नहीं किया। अब ये जानबूझकर छुपाया गया था या उसे खुद ही नहीं पता था, ये कहना मुश्किल था। जब वो तीनों उस घने कोहरे वाले इलाके को पार करके निकले थे, तो उन्हें लगा था कि अब थोड़ी राहत मिलेगी। मगर जैसे ही वो बाहर निकले, ये उड़ने वाले बीस्ट्स चारों ओर से उन्हें घेर चुके थे। मजबूरी में हान ली को वीपिंग सोल बीस्ट को बाहर लाना पड़ा और उसे जायंट फॉर्म में बदलना पड़ा। हान ली को वीपिंग सोल बीस्ट की ताकत पर पूरा भरोसा था, खासकर अम्ब्रा बीस्ट्स को दबाने के मामले में। मगर आसमान में इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। बस जो हो सकता था वो करना था। ये सोचकर हान ली ने पीछे मुड़कर मेनिंग और जीलिंग के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। फिर उन्हें एक छोटा जेड टुकड़ा और एक नरम बीस्ट हाइड की ढाल थमा दी। फिर उसने अपनी आस्तीन झटकी और 10 से ज्यादा चमचमाते डैगर्स जमीन पर गिर पड़े। हर एक डैगर के हैंडल से एक पतली बीस्ट टेंडन की डोरी बंधी हुई थी, जो सीधे हान ली की उंगलियों से जुड़ी थी। अब तक हान ली ने कभी एक साथ 10 को कंट्रोल नहीं किया था। ये पहली बार था। तभी ऊपर मंडरा रहे अम्ब्रा बीस्ट्स ने आखिरकार सब्र खो दिया और हमला कर दिया। उनमें से सबसे बड़ा, एक 3 सिर वाला अम्ब्रा बीस्ट, जोर से चीखता हुआ वीपिंग सोल बीस्ट की ताकत की परवाह किए बिना सीधे नीचे झपटा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जैसे ही ये डीमन बीस्ट नीचे आए, विशालकाय बंदर ने गहरी सांस ली और फिर अपने नथुनों से एक सिल्वर मिस्ट छोड़ी, जो हवा में मौजूद ज्यादातर अम्ब्रा बीस्ट्स पर फैल गई। जिन पर यह धुआं पड़ा, वो तड़पते हुए नीचे गिरने लगे। लेकिन 2 छोटे अम्ब्रा बीस्ट्स इस मिस्ट से बच निकले और सीधा हान ली और लड़कियों की तरफ झपटे। इनमें से एक को विशालकाय बंदर ने एक ही घूंसे में दूर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, लेकिन दूसरा, जो कि 1-2 मीटर लंबा बाज जैसा लग रहा था, मौके का फायदा उठाकर सीधा हान ली के सिर की तरफ झपटा। हान ली टस से मस नहीं हुआ, पर उसकी उंगलियां बहुत तेजी से हिलीं और तभी 10 डैगर्स हवा में उछले और मिलकर एक चमचमाती जाल जैसी फॉर्मेशन बन गई। उस अम्ब्रा बीस्ट की चीख निकली। बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म सोर्ड्स में भले ही उस वक्त मैजिक पावर नहीं था, पर वो वैसे ही बहुत धारदार थे। पल भर में ही वो छोटा बीस्ट टुकड़ों में बंट गया। खून और मांस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हान ली ने एक झटके में खुद को पीछे हटाया, लेकिन कुछ छींटें उस पर पड़ ही गईं। उसने हल्का सा मुंह बनाया, पर अब ध्यान देने का वक्त नहीं था, क्योंकि दूसरी वेव की बीस्ट्स फिर से उनकी तरफ आ रही थीं। इस बार इनकी तादाद पिछली वेव से दुगुनी थी। साथ ही पीछे से और भी बीस्ट्स तेजी से नजदीक आ रहे थे और उनके हाव भाव से साफ था कि अब हमला होना तय था। हान ली का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर से वही सोर्ड नेट बनाई, लेकिन इस बार थोड़े बड़े एरिया को कवर करते हुए, ताकि मेइनिंग और जीलिंग भी उसमें सुरक्षित रहें। चमकते सिल्वर मिस्ट और एज़्योर सोर्ड ग्लिंट्स के बीच डरावनी चीखों से पूरा आसमान गूंज उठा। 7 दिन बाद तेज धूप वाले दोपहर के वक्त समंदर की एक चौड़ी सी सतह एकदम शांत थी। न कोई लहर, न कोई हवा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जान ही ना हो। तभी एक हलचल शुरू हुई और फिर काले रंग का एक घना धुआं ऊपर उठा। वो काला धुआं बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलने लगा और कुछ ही पलों में कई 100 मीटर की हवा को ढक लिया। अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। उस काले धुएं के बीच से एक गोल सिल्वर रंग की रोशनी चमकी और उसके बीच से एक विशाल परों वाली छाया दिखाई दी। लेकिन उससे पहले कि वो आकृति पूरी तरह दिखे, वो सिल्वर रोशनी बार बार चमकी और फिर गायब हो गई। पीछे सिर्फ बिजली की आवाजें रह गईं। फिर उसी काले धुएं के किनारे एक शख्स दिखाई दिया, जो कभी दिख रहा था, कभी गायब हो रहा था, जैसे बिजली की चमक हो। उसकी चाल से साफ लग रहा था कि वो उस वीरान जगह से जितना जल्दी हो सके भाग निकलना चाहता है। फिर समंदर एकदम शांत हो गया। बस वो काला धुआं रह गया, जो अब भी धीरे धीरे काली बिजली छोड़ रहा था। उस धुएं से करीब 500 किलोमीटर दूर सिल्वर रोशनी मध्यम पड़ी और उसमें से हान ली दिखाई दिया।
एक हाथ में जीलिंग और दूसरे हाथ में मे निंग को पकड़े हुए। दोनों उससे ऐसे चिपकी हुई थीं जैसे कुछ खोने से डर लग रहा हो। हान ली की हालत उन दोनों से थोड़ी बेहतर थी। वो काफी थका हुआ था लेकिन चेहरा शांत था। दूसरी ओर दोनों लड़कियों के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और उनके चेहरों पर एक प्यारी सी शर्म थी। हान ली ने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। फिर उसने आदर से दोनों को थोड़ी दूरी पर छोड़ा और कहा, अब ठीक है, ये गोस्ट मिस्ट अब हमें नहीं पकड़ सकेगा। मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, फ्री कल्टीवेटर हान। अगर तुम्हारी ये गजब की मूवमेंट टेक्निक नहीं होती तो शायद हम अम्ब्रा रियल में ही फंस जाते। जीलिंग बिल्कुल सही कह रही है। अगर ब्रदर हान इतनी तेजी से काम नहीं करता तो हम वापस खींचे जा सकते थे। आपने बहुत मदद की। जैसे ही मेइनिंग और जीलिंग हान ली की बाहों से अलग हुईं, उनके शरीर से रोशनी निकलने लगी और वो हान ली के बगल में हवा में तैरने लगीं। कुछ दिन पहले ये तीनों बहुत सी मुश्किलों से गुजरे थे, लेकिन वीपिंग सोल बीस्ट की ताकत से स्टॉर्मविंड माउंटेन की चोटी तक पहुंच गए। जब वे स्पेस में खुलने वाले टियर का इंतजार कर रहे थे, तब मेइनिंग और जीलिंग एक दूसरे से काफी घुल मिल गईं और थोड़े ही समय में एक दूसरे की स्वॉन सिस्टर्स बन गईं। ये देखकर हान ली थोड़ा हैरान रह गया था। उसके कुछ दिन बाद पहाड़ के ऊपर 100 मीटर चौड़ा स्पेशल टियर खुला। बाहर की तरफ से हेवन अर्थ स्पिरिचुअल छी बहुत तेजी से अंदर आने लगी, जिससे तीनों का मैजिक पावर तुरंत भर गया और वो खुशी खुशी उड़ते हुए आसमान में ऊपर जाने लगे। मगर हान ली ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वो टियर से निकले, पीछे से एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उन्हें फिर खींचने लगेगी। वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे फिर अंदर खींचने लगा। पर हान ली ने जल्दी होश संभाला और तुरंत थंडरस्टॉर्म विंग्स फैलाकर जीलिंग और मेनिंग को पकड़ लिया और एक साथ फ्लिकर करता हुआ काले धुएं से बाहर निकल आया। इसी वजह से उन दोनों ने उसका दिल से धन्यवाद किया। जब जीलिंग ने अपनी चेतना वापस पाई, उसने समंदर की तरफ देखा और कहा, ये कौन सी जगह है? ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? सब कुछ एकदम शांत है। मेनिंग ने भी नीचे देखा और चौंक कर कहा, वाकई एल्डर सिस्टर जीलिंग सही कह रही हैं, ये जगह कुछ गड़बड़ है। न हवा है न लहरें। हान ली चुप रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस नीचे समंदर की गहराई में फैला दी। कुछ ही पलों में उसका चेहरा हैरानी से भर गया। जीलिंग ने भी अपनी स्पिरिचुअल सेंस पानी में भेजी और फिर उसके चेहरे पर भी वही झटका दिखा। क्या ब्रदर हान को भी कुछ अजीब लगा? समंदर में मछलियां बहुत कम हैं और जो भी हैं वो बेहद हिंसक सी बीस्ट्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी डीमन बीस्ट नहीं लग रहा। जरा रुकिए, हान ली ने कहा और फिर गहरी सांस लेकर अपनी उंगली से एक एज़्योर सोर्ड लाइट निकाली जो 10 मीटर लंबी थी और सीधे समंदर के भीतर चली गई। कुछ ही देर बाद एक डरावना सी बीस्ट का शव सतह पर तैरता हुआ ऊपर आया। इसे देखकर दोनों लड़कियां चौंक गईं। दोस्तों, अगर मेरा नॉवेल एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है और आप अगर चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी पाठ लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना।